अपन ने पिछली क्लासेस में अलग अलग टाइप की रिएक्शंस देखी थी। अब थोड़ा कुछ रिएक्शंस ऐसे भी पूछी जाती हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं किस तरह से इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें करेंगे। ओके, चलिए देखें। अब अपन यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ओके, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका फॉर्मूला याद करना चाहिए। मैंने आपसे बोला है फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है कोई भी रिएक्शन करने के लिए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम होते हैं के को और ब्रोमाइड होता है Br, KBr। ओके, अब प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। बेरियम आयोडाइड का सूत्र क्या हो जाएगा अपना, BaI2। ठीक है, अब अपन यहाँ पर ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड, यानी क्या हो गया Ki, और बेरियम क्या दिया है ब्रोमाइड, तो BaBr2। ओके, सबके हमने फॉर्मूले लिख लिए। अभी हमने ये नहीं देखा है कि यहाँ की चीज और यहाँ की चीज बराबर है क्या। ओके, अभी सिर्फ हमने सबके फॉर्मूले लिखने हैं। अब हम देखें यहाँ पर K कितना है, 1, यहाँ भी 1 है। चलो ये ठीक है, हमें पता है कि क्रियाकारक और उत्पाद जो होती हैं उनकी संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर K तो इक्वल है, लेकिन आप देखिए Br यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है, 2, यानी बैलेंस नहीं। ओके, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो 2 है, वहां पर ज्यादा है Br यहाँ पर ज्यादा है, तो इसके बराबर में हमें इसे लाना है। तो हम फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, KBr2 लिखेंगे तो वो पोटेशियम ब्रोमाइड नहीं रहेगा। तो आपको शुरू में लगाना जरूरी होगा। ठीक है, तो शुरू में हमने 2 लगा दिया, तो Br अपने कितने हो गए, 2, लेकिन अब K कितने हो गए, K भी 2 हो गए। तो हमको यहाँ पर भी कितने करने पड़ेंगे, 2। तो आपका K भी 2 हो गया, और Br भी कितने हो गए, 2, और यहाँ भी कितने हैं, 2। आ गया समझ में। अब आप देखें Ba यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ भी 1 है, और I यहाँ पर कितने हैं, 2, तो ये शुरू में 2 रहता है तो वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो I भी कितने हो गए, 2। तो अपनी पूरी रिएक्शन यहाँ जितनी संख्या है उतनी ही यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो गई। ओके, अब अपन सेकेंड देखें रिएक्शन, क्या लिखा है, जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। ओके, जब हम इसे गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड यानी ZnO बनेगा, और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलेगी। चलिए अब देखें इक्वल हो रहा है कि नहीं। ZnCO3 है, यहाँ पर हम CO3 में से एक को किसके साथ जोड़ रहे हैं, Zn के साथ में। 3 में से एक इधर चला गया तो कितने बचे यहाँ पे, 2, तो CO2। यानी हमें इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। इसमें आपको एक ये जो Zn है 3 O है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3 में से एक O किस में जुड़ गया, ऑक्सीजन यहाँ पर Zn के साथ। अब CO2 बचा वो यहाँ निकल गया। ओके, आपकी ये रिएक्शन फिनिश हो गई। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो रिएक्शन बिल्कुल टिपिकल नहीं है, बस इधर के जो क्रियाकारक है और जो उत्पाद है वो हमें इक्वल करने हैं बस। हाइड्रोजन सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, H2। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन रहा है, HCl। सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख दिए सभी के। अब आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम शुरू में क्या लगा देंगे, 2। आपकी रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, कोई टिपिकल नहीं है, आराम से हो गई। अब आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ठीक है, जब हम इसकी क्रिया करते हैं तो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और हाइड्रोजन यानी H2 ये बनता है। सबके फॉर्मूले लिखें। अब आपको बैलेंस करना है, Mg 1 इक्वल है, इसको छोड़ो। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 2। Cl यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी H भी 2 है, Cl भी 2 है उस साइड में। तो शुरू में आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, और आपके हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और Cl भी हो जाएंगे। तो आपके क्रियाकारक और उत्पाद क्या हो गए, बराबर। इस तरह से इस टाइप की रिएक्शंस की जाती हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, PDF फाइल जो आपके पास भेजी जाएगी उसमें सबके फॉर्मूले होंगे, उसे अच्छे से आप याद कर लें। चलिए इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मीन्स टूटना। वियोजन होना मीन्स क्या होता है, टूटना। यहाँ पर अपन को 3 चीजों
एक तो हमें ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन हो रहा है, विद्युत के द्वारा जो हो रहा है, और सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो वियोजन हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। यानी एक एकल जो क्रिया कारक होता है वो 2 या 2 से अधिक में टूट जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे CaCO3 है, ओके, जब CaCO3 है मैं इसे जोड़ूंगी तो Ca के साथ में कौन जोड़ दिया, O, एक O जोड़ दिया, और फिर जो CO है, एक O यहाँ चला गया तो 3 में से कितने बचे अब 2, तो यहाँ पर CO2 हो गया। तो ये एकल क्रिया कारक है, एकल यानी एकल क्रिया कारक का 2 या 2 से ज्यादा में टूटना, 2 भी है 2 से ज्यादा भी टूट सकते हैं, जितने में वो टूट जाए। तो एकल क्रिया कारक का 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। आ गया समझ में, जो क्रिया कारक है उसका एकल क्रिया कारक का 2 या 2 से अधिक में टूटना। अब ये जो वियोजन है हमें 3 चीजों में देखना है, एक तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो, विद्युत के द्वारा हो, और सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन। ठीक है, इस टाइप का पूछा जाता है कि ऐसी अभिक्रियाएं बताइए जिसमें ऊष्मा के द्वारा वो वियोजित हो। चलें देखें अपन, ये वाली जो रिएक्शन मैंने आपको समझाई है ये है ऊष्मा के द्वारा। यानी जब आप ऊष्मा के द्वारा इसको प्रदान करेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, चूने का पत्थर। यहाँ पर जो चूने का पत्थर है जब इसको गर्म किया जाता है तो ये CaO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, कैल्शियम के साथ जुड़ गई, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी क्या निकल जाएगी बाहर। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इसके लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, इसलिए ये जो अभिक्रिया है वियोजन हो रहा है और टूट रहे हैं, इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये उदाहरण किसका हो गया, ऊष्मा के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया का। आ गई आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप देखें विद्युत के द्वारा। विद्युत मीन्स हमें अब मतलब गर्म नहीं करना है, अब हमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है। ओके, तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तब वो टूटे, तब जो वियोजन होता है उसको हम वियोजन अभिक्रिया में विद्युत के द्वारा वियोजन देखेंगे। चलिए देखें अब अपन, ये 2H2O है, ठीक है, पानी है, पानी को जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा कर रहे हैं हम, गर्म नहीं कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखें क्या मिल रहा है हमको। एक तो देखिए H2O है तो HOH HOH, ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, एक तो H2O हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और OH माइनस, तो यहाँ पर 2H प्लस मिल रहा है हमको और प्लस 2OH माइनस। तो ये क्रिया जो हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, हमारी विद्युत धारा के प्रभाव में, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, धनायन और जो ऋणायन बन रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, इसलिए इसमें जो वियोजन हो रहा है वो विद्युत धारा के कारण हो रहा है। ओके, अब हम देखें सूर्य के प्रकाश के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन हो, जैसे हम AgBr लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोग्राफी के आधारभूत सिद्धांत को समझाइए, तो फोटोग्राफी के आधारभूत सिद्धांत में हमको सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करना पड़ता है। ओके, तो ये जो है ऐसे उसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का भी उपयोग होता है, तो यहाँ पर हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, जब इसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा सिल्वर ब्रोमाइड को तो वो 2 भागों में टूट जाएगा, एक तो 2Ag प्लस क्या हो जाएगा Br2, ठीक है, तो इस तरह से ये 2 भागों में टूट जाएगा। तो ये जो हो रही है अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है, हम इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, ना ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इस रिएक्शन को देखें तो इसके लिए हम विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, अनादर हमने ये नहीं बोला है कि गर्म कर रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है वो विद्युत की उपस्थिति में हो रही है और ऊष्मा के प्रभाव में, यानी इसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म करके रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो आप अच्छे से देख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट। चलिए बच्चों, अब हम कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, इसके बारे में और समझ लें, ठीक है, जिससे आपकी ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले विकृत गंधिता क्या होती है। अब आप लोग देखते हैं तेल और वसा में खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, तेल या घी, इनमें चीज़ें बनाई जाती हैं, तो अगर उनको खुला रख दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो एयर टाइट अपन पात्र में नहीं रख रहे हैं, ऐसे ही खुला छोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी। पहले की स्मेल और वो जो पदार्थ जब बन चुका है उसके बाद की स्मेल में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर विकृत मीन्स विकृति आ जाना, गंध मीन्स
स्मेल में, सुगंध में। तो सुगंध में जो गंध आ जाती है यानी उसमें जो चेंजेस आ जाता है, बदबू आने लगती है भोजन में ऐसे ही खुला रखा रहने पर, तो वो जो गंध में परिवर्तन आ रहा है उसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों का रखे रहने पर वो होता क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है किसी भी भोज्य पदार्थ, कोई भी भोज्य पदार्थ है, जब उसमें किसी भी कारण से अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस भोज्य पदार्थ का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हो जाने के कारण क्या होता है? उसकी जो गंध होती है, उसकी जो स्मेल होती है, वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और स्मेल परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है, उसकी गंध जो परिवर्तित हो रही है, उस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ओके, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। भोज्य पदार्थ है, उसमें ऑक्सीजन गैस जुड़ी तो ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है तो उसकी जो गंध होती है वो परिवर्तित हो जाती है ना। जो पहले अच्छी गंध थी वो अब बदबू आने लगती है उस भोज्य पदार्थ में, वसा या जो तेल वाले पदार्थ होते हैं उनमें। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए, ये टॉपिक अपना समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद है संक्षारण। नाम आप लोग पहले से ही जानते हैं। संक्षारण मीन्स कोई भी धातु जो है, कोई भी धातु, ठीक है, वो जब नमी यानी पानी है ना, वाष्प और दूसरी चीज वायु है ना, तीन चीजें होती हैं। धातु शुद्ध धातु है, उसमें अगर नमी और वायु जुड़ जाती है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। उस क्रिया को नहीं बोलते, इन धातु में, जैसे धातु में हमने नमी ली, पानी लिया, नमी हमने पानी, और वायु में हमने ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, तो जब ये आपस में जुड़ेंगे ऑक्सीजन गैस, पानी और वायु, तो क्या होगा? ये जो धातु है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। जैसे शुद्ध लोहा था, वो कुछ टाइम तक आप उसे रखा रहने दो तो वो उसमें क्या होती है? जंग लगने लगती है। क्यों? क्योंकि नमी आती है, नमी के संपर्क में आता है लोहा और वायु के संपर्क में आता है, तो इन दोनों के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं? जंग लगना। और धातु का धीरे धीरे वायु और नमी की उपस्थिति में खराब होने की जो प्रक्रिया होती है, नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को ही हम संक्षारण कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। धातु नमी और वायु से क्रिया करके क्या होने लगती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और कुछ उत्कृष्ट धातुएं होती हैं जो कि संक्षारण में इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें सोना, प्लेटिनम, है ना, तो ये धातुएं ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, इसीलिए उनकी चमक कभी भी खराब नहीं होती। लेकिन अगर आप लोहा लें, और भी जो चीजें हैं, तांबा वगैरह, है ना, तांबा तो मिश्र धातु में आ जाएगा। ये जो लोहा है, जब ये नमी और वायु के संपर्क में आएगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाएगी। और इसका जो सूत्र होता है Fe2O3XH2O, ये होता है जंग का सूत्र। यानी Fe तो लोहा हो गया, ठीक है, इससे ऑक्सीजन जुड़ गई, कितने? 2 Fe से 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, और X मीन्स कितने भी जल के अणु उसमें जुड़े हुए रह सकते हैं। तो ये पूरा जो सूत्र होता है वो किसका होता है? आपका जंग का। आपको जंग का सूत्र पूछा जाए तो आप ये चीज लिखिए। ओके, ये धातु, उसमें ऑक्सीजन और नमी जुड़ जाएगी। X मीन्स कितनी भी क्वांटिटी में जुड़ सकती है, 100 200 जितने भी। ठीक है, तो इस तरह से जंग लगती है। और संक्षारण को रोकने के लिए हम टाइम पे क्या करते हैं? आपने देखा होगा बेंचेस पे पेंट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं या तो, ठीक है, या मशीनें होती है तो उसमें ऑयलिंग की जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ऐसे ही गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी किसी भी धातु को संक्षारण से रोकने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ा देना गैल्वेनीकरण कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। गैल्वेनीकरण क्या है ये पूछा जाए, संक्षारण में है ये, तो किसी भी धातु में, है ना, संक्षारण को रोकने के लिए, संक्षारण हो रहा है, मैंने आपको समझाया संक्षारण किसे कहते हैं। तो कोई भी धातु है उसमें संक्षारण को रोकने के लिए आप कौन सी परत चढ़ा दें? जस्ते की, जिंक की, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कह रहे हैं। ओके, धातु पर जस्ते की परत चढ़ा देने से संक्षारण की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है, क्योंकि जस्ता क्या होता है? क्रियाशील होता है, वो खुद क्रिया कर लेता है, धातु बच जाती है। इसलिए ये जो क्रिया होती है, जस्ते की जो परत चढ़ रही है, ये क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। चलिए, अब अपना लास्ट टॉपिक है, इसको अपन और देख लेते हैं, अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, क्यों? आप लोग जानते होंगे, आपने चिप्स खाए हैं, कुरकुरे के पैकेट खरीदे होंगे, तो वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, लेकिन अगर आप वो पैकेट खोल दो तो वो खराब हो जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, उसकी जो वायु होती है वो निकाल देते हैं ऑक्सीजन वगैरह, और उसमें नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है। क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस उस पैकेट में भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में 78% तक है नाइट्रोजन। क्यों है? क्योंकि ये अक्रियाशील होती है, किसी से भी आसानी से क्रिया नहीं करती। तो आप जो पैकेट्स होते हैं उनमें चिप्स रख रहे हैं और उसमें नाइट्रोजन भर रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन क्या है? अक्रियाशील है, तो वो भोज्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है उससे भी क्रिया नहीं करेगी। ऑक्सीजन उसमें है नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन है। ओके, तो नाइट्रोजन होने के कारण, वो अक्रियाशील होने के कारण वो किसी से भी क्रिया नहीं करेगी और भोज्य पदार्थ वैसा का वैसा ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उस पैकेट को खोलेंगे तो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन होगी वो उसके अंदर आ जाएगी, फिर वही ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? भोज्य पदार्थ नष्ट होने लगेगा, उसमें विकृत गंधता की जो प्रोसेस है वो उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये आंसर जो है वो सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ओके, धन्यवाद।